नमस्कार दोस्तों, जी के भाई योगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पानीपत जिले के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं पानीपत जिले के बारे में। तो पानीपत जिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1992 को। इसको अलग जिला बनाया गया था। इससे पहले इसको पानीपत को 1 नवंबर 1989 को पूर्व जिले करनाल से लिया गया था और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया था। इसके बाद यह 1 जनवरी 1992 को गुरुग्राम और पंचकुला के साथ राज्य का 19वां जिला बना। इसका अगर मैप मैप पर इसकी लोकेशन देखी जाए या फिर तो फिर ये क्या है, इसकी लोकेशन जो है निर्देशांक 29.39 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है और ऊंचाई की बात करें तो 230 मीटर। बात करते हैं इसकी जनसंख्या। तो जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 12,05,437 तथा साक्षरता दर 75.94% है। यहाँ पर लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात हर 1,000 पुरुषों पर 864 महिलाओं का लिंगानुपात पानीपत में देखने को मिलता है। तो पानीपत जिला जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह है किन किन से अपनी सीमाएं साझा करता है। यह है करनाल जिला, सोनभद्र जिला, जींद जिला और कैथल जिला के अलावा उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करता है। जिले का अगर विभाजन देखें तो जिले का कैसे विभाजन किया गया, तो जिले को 2 सब डिवीजनों में बांटा गया है। तो पहला सब डिवीजन में है पानीपत और दूसरा सब डिवीजन है समालखा। इसके अलावा संपूर्ण जिले को कुछ तहसीलों में बांटा गया है। तो उन तहसीलों की संख्या क्या है, 5, अर्थात 5 तहसीलों में इसको जिले को बांटा गया है। तो उन तहसीलों की बात कर लेते हैं जरा। पहला पानीपत, दूसरा समालखा, तीसरा इसराना, चौथा मतलोडा और 5वां है बपोली। इसके अलावा यहाँ पर गांव की संख्या 198 है। बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र की। जो पानीपत है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला पानीपत ग्रामीण, दूसरा पानीपत सिटी, तीसरा इसराना और चौथा समालखा। पानीपत से जो विधायक है, शहर से पानीपत से सिटी से विधायक जो है प्रमोद कुमार विज, और पानीपत ग्रामीण से अगर बात की जाए विधायक की तो वो है महिपाल ढाका। बात की जाती है पानीपत जिले में जो करनाल है, ये पानीपत जिला जो है करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अब पानीपत के इतिहास के बारे में जानते हैं कि पानीपत का इतिहास कैसा है। तो पानीपत वह एक इतिहास में बहुत ही अपना शानदार स्थान रखता है और यह महाभारत के समय में शांति प्रस्ताव के रूप में माने गए 5 गांव में से एक गांव था जिसको पांडुप्रस्थ भी कहा जाता था, अर्थात इसका पुराना नाम पांडुप्रस्थ था। आज के समय यह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मार्ग जीटी रोड नेशनल हाईवे 1 दिल्ली के उत्तर में 90 किलोमीटर पर स्थित पानीपत नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण 3 लड़ाइयां जो भारत के इतिहास को भी बदलने वाली यह लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आइए जानते हैं उन पानीपत की 3 लड़ाइयों के बारे में। पहली लड़ाई जो पानीपत की लड़ी गई थी दोस्तों, वह लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 सॉरी 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और मुगल साम्राज्य का आधार से स्थापित हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी लड़ाई पानीपत की थी वो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू के कौन थे, रेवाड़ी के शासक थे और उस समय इन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर रखा था, दिल्ली पर शासन कर रहे थे। तब अकबर ने इनको चुनौती दी थी और तभी इन्होंने पानीपत की युद्ध किया, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था। इससे मुगल साम्राज्य का मजबूत आधार हो गया, क्योंकि इस विजय में अकबर की इस युद्ध में विजय अकबर की हुई और जो विक्रमादित्य हेमू है उनको हार का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। यह 5 महीने तक चली थी और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ पेशवा के मध्य यह लड़ाई हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि मराठाओं की हार हुई या मराठों की हार हुई।
पानीपत शहर को भारत में बुनकरों के शहर के रूप में या फिर बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और हथकरघा उत्पादन में पानीपत अपना महत्वपूर्ण स्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रखता है। यहाँ पर दरी, कारपेट मैट, टेबल कवर, बेडशीट, बेड कवर, पर्दा आदि का निर्यात कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक किया जाता है। पानीपत शहर दुनिया में शॉडी यार्ड का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ का जो समालखा उत्तर भाग है वह कृषि संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने मनोहर लाल जी के साथ यहाँ पर एक प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की थी। इसकी लागत 750 करोड़ 7500 करोड़ आकी गई है और यह 75 एकड़ में बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, जिसे हम सीपैट कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये मुरथल सोनपत में स्थित है। और इसी के द्वारा ही एक करनाल में फार्मा पार्क बनाया जाएगा जो 100 एकड़ पर बनाया जाएगा। बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड या एनएफएल की। तो एनएफएल जो है पानीपत की एक यूरिया उत्पादक इकाई है जिसकी क्षमता जो है 5,11,500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। यह फ्यूल ऑयल फीड स्टॉक गैसीकरण तकनीक पर कार्य करती है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। इसके बाद जीओआई के निर्देशों द्वारा सब्सिडी बोझ और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एनएफएल ने मार्च 2013 के दौरान प्राकृतिक गैस में फीड स्टॉक में परिवर्तन किए और एलएचटी पर आधार पर पानीपत यूनिट को फिर से चालू किया गया। अब बात आती है पानीपत थर्मल प्लांट। तो पानीपत में दोस्तों 2 थर्मल पावर प्लांट है। पहला पावर प्लांट जो है इसकी क्षमता कितनी है? 1370.8 मेगावाट और यह 1979 में स्थापित किया गया था। 1979 में जो है पहला पावर प्लांट स्थापित किया गया था। यह कोयला आधारित पावर प्लांट है और एचपीजीसीएल के द्वारा यह निर्मित है। इसके बाद पावर प्लांट सेकंड की अगर बात करें तो इसकी क्षमता है 920 मेगावाट और यह 1979 और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भी एचपीजीसीएल का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। बात आती है पानीपत रिफाइनरी की। तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। भारत सरकार का इसमें जो हिस्सा है 58.57% है और ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित यह 7वीं रिफाइनरी और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से यह एक। यह रिफाइनरी पेट्रोलियम जो पदार्थ है या क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कहाँ से प्राप्त करती है? सलाया मथुरा पाइपलाइन से ये क्रूड प्राप्त करती है और ईंधन जो इसका मेन उत्पादन है या उत्पाद जो है ईंधन, स्नेहक, पेट्रोकेमिकल्स आदि की पूर्ति हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़ और उत्तरांचल और राजस्थान के अलावा दिल्ली के कई हिस्सों समेत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपनी उत्पादन से वहां की मांग को पूरा करती है। रिफाइनरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि यह देशी और आयातित क्रूड को इस्तेमाल कर सकती है। चलते हैं आगे और बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो पानीपत में काफी शैक्षणिक संस्थान है। तो हम बात करते हैं महाविद्यालय की। तो महाविद्यालय एसडी कॉलेज पानीपत, आईबी कॉलेज पानीपत, आर्य कॉलेज पानीपत, अभियांत्रिकी संस्थान पानीपत, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग समालखा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पानीपत और एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसराना, ये यहाँ के शिक्षण संस्थान है। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले ओबलिस्क का आता है जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। ओबलिस्क में एक स्थान, उसके बारे में बात होती है। सबसे पहले जो रुचिकर स्थानों में आता है तो ब्रिटिश शासन के दौरान ओबलिस्क को भारतीय पुरातत्व विभाग जो
विभाग था उसके सर्वेयर जनरल बनाया गया था। तो 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के स्थल को इन्होंने चिन्हित किया था कि यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो सदाशिवराव भाऊ जिन्होंने मराठा युद्ध के दौरान कमान संभाली थी और युद्ध में अपना जीवन लगा दिया था, तो उस स्थान को इन्होंने एक लोहे की छड़ और ईंटों के स्तंभ के द्वारा सुरक्षित किया हुआ, तो सुरक्षित किया था और उसको मार्कअप किया था कि यह स्थान है। और पूरे उस क्षेत्र के आसपास लोहे की बाड़ लगाई गई है और 7 एकड़ भूमि में ओबेलिस्क के चारों ओर एक पानीपत मेमोरियल सोसाइटी का गठन करके सुंदर स्मारक का निर्माण किया। इसके बाद है पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय जो है हरियाणा सरकार द्वारा गठित बैटल ऑफ पानीपत मेमोरियल सोसाइटी में पानीपत की तीनों लड़ाइयों और देश के इतिहास को प्रभावों की जैसी घटनाओं को उजागर करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया है। पानीपत संग्रहालय का उद्देश्य तीनों लड़ाइयों, कला, इतिहास, शिल्प और पुरातत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना और संग्रहालय में मूर्तियां, एंटीक हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपि, कला और शिल्प की वस्तुएं, हस्तशिल्प और नक्शे, फोटो, इनको संभाल के रखना और इनको प्रदर्शित करना है और ऐसा उन्होंने किया गया। यह उन देशभक्तों की याद में बनाया, उन देशों की याद में बनाया गया जिन जो अंग्रेजों के खिलाफ या फिर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े और उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया। इनमें जिन जिन के नाम शामिल किए जाते हैं तो वो रेवाड़ी के जो स्थानीय नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, राजस्थान के भरतपुर के राजा सूरजमल, पटियाला के महाराज सदाशिवराव भाई, मुकुट शिंदे, विश्वासराव पेशवा, सम्राट नायक और जैसे ही शामिल किया गया। अब रुचिकर स्थलों में अगर आगे चलते हैं तो आते हैं उनका समाधि स्थल। उनका समाधि स्थल से पहले हमें बताना चाहिए हेमचंद्र विक्रमादित्य ये रेवाड़ी के शासक थे और इन्होंने दिल्ली के तख्त पर भी शासन किया था। इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हिस्सा लिया था जो कि अकबर के खिलाफ थी। जब वह लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी आंख में तीर लगा जिस करके वो बेहोश हो गए थे। बाद में इनको मार दिया गया था। पानीपत में स्थित सौंदपुर में अकबर के साम्राज्य जिसमें वह मर गए थे। उनके मित्रों और समर्थकों ने उनके सिर काटने वाले स्थान पर इनकी समाधि का निर्माण किया है। इसके बाद है इब्राहिम लोधी का मकबरा। लोधी का मकबरा 1526 में लोधी ने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी जिसमें इसकी हार हुई थी, लोधी की हार हुई थी और वह मारा गया था। लड़ाई के स्थल पर ही इब्राहिम लोधी को दफनाया गया है और बाद में अंग्रेजों ने इस स्थान पर एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाकर एक पत्थर पर उसके उर्दू में कब्र के महत्व के बारे में लिखवाया है और यह स्थान बहुत ही सुंदर पार्क के द्वारा सजाया भी गया है। अब बात करते हैं काबुली बाग। काबुली बाग में जो गार्डन है एक मस्जिद और एक टैंक बनाया हुआ है। मुगल सम्राट द्वारा उनकी रानी काबुली बेगम के याद में यह बनाया गया था। इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत के जश्न में उन्होंने गार्डन बनवाया था और जो पत्नी थी मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर ही बनवाया था। 1557 ईस्वी के लेख के अनुसार शिलालेख पर 934 हिजरी संवत यानी कि मुस्लिमों का जो कैलेंडर होता है मोहम्मद अंश का, उसको हिजरी के जरिए दिखाया जाता है। तो इस मस्जिद के दोनों कक्ष बने हुए हैं और चारों ओर रेलिंग पर फारसी शिलालेख बने हुए जो इसकी खूबसूरती को और इसके ज्ञान के बारे में बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद देवी मंदिर सलारगंज गेट। यह गेट के सलारगंज गेट के समीप स्थित देवी मंदिर पानीपत में सबसे प्राचीनतम स्मारक है और माना जाता है कि इसके प्राचीनतम शिलालेख जो 1614 ईस्वी का है उसमें बताया गया कि 2002 मूर्तियां यहाँ लगभग जो है 1000 वर्ष से पुरानी
जो पानीपत के त्रिशिर युद्ध से पूर्व इस स्थान पर मंदिर होने के बारे में 1858 पुष्टि करती है। उससे प्रमाण देती है। देवी मंदिर का प्रबंध जो है वैश्य अग्रवाल वैश्य पंचायत रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और यहाँ से कुल 10 शिलालेख हैं जो प्राप्त हुए हैं और समय समय पर नए निर्माण यहाँ पर होते रहते हैं। इसके बाद है देवी काली मंदिर। देवी काली मंदिर जो है 1877 के साथ दुर्गा मंदिर है। इसके देवी मंदिर जो है काली मंदिर के साथ दुर्गा मंदिर है, जिसमें सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित सिंह वाहन दुर्गा देवी रूप की प्रतिमा स्थापित है और यह देवी मंदिर के प्रांगण का मूल प्राचीन है। इसके बाद शिव मंदिर और सत्यनारायण मंदिर। सत्यनारायण मंदिर में 1795 ईस्वी में इसको अभिलेख के अनुसार इसके बनने की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह इसी मंदिर से प्राप्त हुई हैं और 9वीं 10वीं शताब्दी की मूर्तियां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो गरुड़ पर बैठे विष्णु और लक्ष्मी है और हरिहर विष्णु यानी कि विष्णु और शिव का संयुक्त रूप की मूर्तियां जो भी यहीं से प्राप्त। तालाब के पूर्वी किनारे पर यहाँ पर गंगा मंदिर बनाया गया है, जिसका शिलालेख से जिसमें पता चलता है वह 1868 का पता चलता है। यह वास्तव में राम मंदिर था जो बाद में गंगा मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद है काली मंदिर। काली मंदिर जो है 1877 में देवी मंदिर की 4 दीवारी के अंदर बाईं ओर बनाया गया है और यह है सबसे पहली महाकाली मंदिर। नगारखाना 1878 में मंदिर में नगाड़ा बजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिद्ध योगी शिवगिरी जी की समाधि भी यहीं पर है जो 1898 में बनाई गई थी। देखने संवत के अनुसार 1955 या 1898 में इनकी जो है मृत्यु की तिथि अंकित की गई। मंदिर का प्रवेश द्वार का निर्माण 1904 में कराया गया। तिदरा यानी कि 3 दरवाजों वाला कमरा, उसको तिदरा कहा जाता है। 1912 में इसका निर्माण कराया गया। का निर्माण 1913 में कराया जाएगा और हमने देवी मंदिर के सामने का प्रांगण जो कि हाल में 24 ईस्वी में इसका किया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय इसी स्थान पर एक विष्णु मंदिर हुआ। अगर नवनिर्मित भवनों के बारे में बात करें तो देवी मंदिर में नवनिर्मित भवनों की पंक्ति है। कृष्ण मंदिर, संतोषी माता मंदिर, राम मंदिर, काली मंदिर, बृहस्पति मंदिर आदि कई छोटे छोटे नवनिर्मित मंदिर आते। बाबा शरणदास जी महाराज की समाधि भी यहीं पर। इसके अलावा गुगा मंदिर और सत्संग हॉल भी यहाँ नए निर्माणों में शामिल है। देवी मंदिर का प्रबंध देखने वाली कमेटी का कार्यालय भी यही है। इसके अलावा अगर हम दर्शनीय स्थलों में बात करते हैं देवी मंदिर के अलावा तो आता है काला अम्ब। काला अम्ब जो है यह वह स्थान है जो 70,000 मराठाओं के बलिदान और शौर्य की गाथा का वर्णन करता है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस लड़ाई में मराठों और मुगल सल्तनत के सरताज अहमद शाह अब्दाली में लगातार 5 महीने तक घमासान हुआ था और जिस स्थल पर सदाशिवराम भाऊ का शरीर गिरा था वहां पर काला अम्ब नाम से एक चबूतरा है। इसमें बताया गया कि काला अम्ब के पीछे एक विचित्र कहानी इसमें बताया गया कि काला अम्ब स्थान पर एक आम का पेड़ हुआ करता था लड़ाई के उपरांत, जिसके पीछे सैनिक विश्राम किया करते थे। जब 17,000 मराठाओं के रक्त से रंजित होने के कारण इस आम के वृक्ष का रंग काला पड़ गया और प्रत्येक वर्ष जब इस पर आम लगते तो उसको चीरने से उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता था। बाद में यह वृक्ष सूख गया और प्रसिद्ध कवि पंडित सुगन चंद रईस ने इसको खरीद लिया और इसकी लकड़ी के दरवाजे बनवाए गए
और यह दरवाजे सबसे पहले गांधी मेमोरियल में लगे थे, जो आजकल पानीपत म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो यहाँ एक तो काला अम्ब के बारे में जानकारी मिलती है कि काला अम्ब जो है उसको क्यों काला अम्ब कहा जाता है, क्योंकि वो आम का पेड़ था जो 70,000 मराठाओं के रक्त से रंजित होने के कारण काला पड़ गया था, इसलिए उसका नाम काला अम्ब हो गया और उसके नाम पे इस स्थान का नाम भी काला अम्ब रख दिया गया। बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो युद्ध स्मारक कॉम्प्लेक्स का निर्माण पानीपत में कराया गया है। यह भी एक दर्शनीय स्थल है और इसके विकसित करने हेतु तत्कालीन राज्यपाल जो राज्यपाल थे स्वर्गीय GD तपासे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इसके निर्माण हेतु आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम विभाग द्वारा 63 लाख रुपए की ग्रांट भी दी गई युद्ध स्मारक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। युद्ध स्मारक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया और जिसमें पर्यटकों का आकर्षण करने के लिए एक पार्क, मिनी झील व पर्यटन विभाग, कैफे हाउस, पर्यटकों के ठहरने के लिए 4 करोड़ निर्माण किया गया। और अभियान के भूतपूर्व जो राज्यपाल GD तापसे ने इस शहीद स्थल इस स्थल को शहीद स्मारक का नाम दिया। 9 अगस्त 1992 को, याद है 9 अगस्त 1992 को तब के जो राज्यपाल थे श्री धार्मिक लाल मंडल ने हरियाणा राज्य के नाम समर्पित कर समर्पण कब किया गया इसका? 9 अगस्त 1992 को। समर्पण किसके द्वारा किया गया? धार्मिक लाल मंडल के द्वारा, जबकि कमेटी किसके द्वारा की गई थी? GD तापसे के द्वारा। ग्रांट मिली थी 63 लाख। इसके बाद बाब ई फैज गेट या बाब ए फैज गेट के रूप में लोकप्रिय सलार गेट के नाम से भी जाना जाता है। गेट पत्थर की नींव के साथ ईंटों से बना हुआ है। ऊपरी हिस्से पर उर्दू में एक लेख बाब ए फैज नवाब सादिक 1129 पढ़ता है या पढ़ा जाता है। इस प्रकार प्रवेश द्वार को बाब ए फैज गेट के नाम अर्थात लाभ का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1737 ईस्वी में नवाब सादिक द्वारा कराया गया था। सलारगंज गेट जो है पानीपत नगर के मध्य स्थित है और यह त्रिपोलिया दरवाजा प्राचीन में आबादी का प्रवेश द्वार हुआ करता था और ब्रिटिश काल में जो नवाब सलारगंज के नाम से यहाँ इसको मशहूर किया गया, उनके नाम से इसको नाम रखा गया था। यह प्राचीन दरवाजा पानीपत शहर के बीच मुख्य आर्टिलरी सड़क पर स्थित। इसके बाद है भू अली शाह कलंदर का मकबरा। यह 700 वर्ष पुरानी दरगाह है। इसे खिजर खां और शाह खां अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र द्वारा बनाया गया था। भू अली शाह कलंदर जो कि सलार फकीरुद्दीन के पुत्र थे और वर्ष 1190 ईस्वी में पैदा हुए। अब बात करते हैं भू अली शाह कलंदर के पिता का नाम जो शेख फखरुद्दीन इराकी था और इनकी मां का नाम हाफिजा बीबी जमाला था, जिनके बड़े भाई शेख निजामुद्दीन इराकी व्यापार के लिए भारत आए थे और पानीपत में बस गए थे। बाद में उनके माता पिता और भू अली शाह कलंदर भी यहीं पर आकर बस गए और 1205 में आकर बस 4 वर्ष पश्चात उनका नाम भू अली शाह कलंदर रखा गया। 1209 में भू अली शाह कलंदर रखा गया था और उनकी मातृभाषा कौन सी थी? फारसी थी और विद्वान और सर्वगुण संपन्न थे। इनके गुरु थे मौलाना सिराजुद्दीन मक्की और इनसे इन्होंने 40 साल शिक्षा ली और हजरत साहब ने सुल्तान अलाउद्दीन को कहा था कि हमारे लिए एक मकबरा, उनके लिए एक मकबरा बनवाया जाए और पढ़े लिखे हाफिज से मकबरे का निर्माण करवाएं। कुरान के पढ़े लिखे हाफिज से इस मकबरे का निर्माण कराया जाए। जो मकबरा अलाउद्दीन ने तो कहकर बनवाया था, उस मुबारक खां को दफन किया गया था और मुबारक खां भू अली शाह कलंदर के आज भी मुबारक मकबरा है भू अली शाह कलंदर की दरगाह से सबसे आगे है। इसका मकबरा जो है मुबारक खां को जहाँ दफनाया गया था। जो दर्शकगण मजार पर दर्शन के लिए आते सबसे पहले मुबारक खां के मजार पर आ सकते हैं, बाद में भू अली शाह कलंदर की मजार पर करते थे।
प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पर सभी धर्म के श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर 24 घंटे 12 महीने लंगर भी चलता है। श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए निःशुल्क आवास सुविधा भी है। दरगाह की पिछली तरफ को अली शाह कलंदर के माँ बाप की दरगाह भी है, जिसे महाजी कहते हैं। वो अली शाह कलंदर पानीपत के मध्य में स्थित है। इसके आगे कसौटी के 4 कमरे जिन पर सोने की परख की जाती है। प्रत्येक बुधवार प्रत्येक बृहस्पतिवार को सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ईदगाह में प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अनंत यक्ष मंदिर जो है स्थल त्रिपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह तीर्थ सिख एवं पाथरी गांव की सीमा के मध्य स्थित है और महाभारत का चौथा दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। इसके द्वारपाल मंच पुरक यक्ष था और यहाँ पर कहा जाता है कि जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद हुआ था, जिसमें उनके जो चारों भाई मूर्छित हो गए थे, तब उनसे प्रश्न करके उनके भाइयों के जीने के बारे में पूछा गया था कि आप कौन से भाई को दिलाना चाहते हैं। तो ऐसा जो संवाद जो हुआ था वो हुआ था। यह जो स्थान है 2000 वर्ष पूर्व का है और तीर्थ पर स्थापित डेरे डेरे का इतिहास जो है 800 वर्ष पुराना है। यहाँ पहले जो आचार्य शंभुदेव ने इस डेरे की स्थापना की थी। यहाँ पर एक डेरे की स्थापना की थी और उसके बाद आचार्य रामदास छोड़दास हाथीदास तुलसीदास ब्रजदास की मृत्यु के बाद यहाँ कार्यभार समिति का निर्माण किया गया और 1996 से चलाया जा रहा है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुक्ति द्वार है। यहाँ वर्ष में 2 बार फागुन की एकादशी और जन्माष्टमी को मेला लगाया जाता है। इसके बाद शिव शनि धाम पानीपत के मुख्य बाजार में एक सिद्ध शनि धाम श्रद्धालुओं की धार्मिक एकता के बारे में बताता है, जहाँ शनि धाम में एक और आरतियां होती हैं, दूसरी और श्रद्धालु नमाज भी करते हैं। इस धाम में शिव पार्वती की प्राचीन प्रतिमा सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं और यहाँ पर पंचलिखित शिवलिंग और मातांजलि गौर में हनुमान की प्रतिमा भी है। शनि धाम को आसपास के क्षेत्र में गागा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मंदिर गुरुद्वारा पानीपत तहसील में कैंप के रामनगर में संत श्रवण स्वरूप महाराज जी ने वर्ष 1976 में गुरु नानक द्वारे की स्थापना की थी और इसमें गुरुद्वारे के सामने ही सनातन धर्माश्रम का निर्माण किया गया। आमने सामने की स्थिति के कारण इनको मंदिर गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ एक और मंदिर में सचिव आते हैं गुरुद्वारे पर माथा टेकते और संगत की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद रामचंद्र जी का मंदिर जो है मोहल्ला बड़ी पहाड़ में स्थित है और नगर के अंदर मराठों द्वारा यह बनाया गया अकेला मंदिर है, जो 1793 में महाराज सिंधिया द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दिगंबर जैन मंदिर यह पुराने पानीपत के अंदर है और जैन मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर की वास्तुकला के अनुसार इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में किया गया था। कबीर उलोलिया और हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह शेख जलालुद्दीन यह मखदूम साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। पानीपत के प्रमुख सूफी संत वो अली शाह कलंदर के ही काल के ये संत भी थे। शेख जलालुद्दीन की मृत्यु 1364 ईस्वी में हुई, लेकिन मकबरे का निर्माण इनका 13 मई 1499 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण फिरोज मोहम्मद लतुफुल्लाह अफगान ने करवाया था। यह मकबरा पुराने पानीपत के पूर्वी भाग में स्थित था। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास स्थित है और रोशन अली शाह साहिब की दरगाह भाईचारे के मिसाल है। हर धर्म के लोग भाईचारे के लिए दुआ मांगते हैं। दुर्लभ बुजुर्गान पानीपत के पन्नों में इस बात का पता चलता है। रोशन अली साहिब जो 149 ईस्वी मुताबिक 728 ईस्वी पूर्व अपने 129 साथियों के साथ भाईचारे का संदेश देने के लिए यहाँ पानीपत आए थे और उसके बाद यहीं बस गए।
वे मक्का मदीना इराक से होते हुए पानीपत पहुंचे। अल्ताफ हुसैन अली की यहाँ दर्शनीय स्थल है और धार्मिक स्थल है। उसूल उलमा की उपाधि से भूषित अल्ताफ हुसैन अली को उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के अक्षर किया जाते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए कई हजार रुपए इकट्ठा करके एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया और एक छोटा सा स्कूल शुरू करने में जुट गए, जो बाद में आली हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के सबसे प्रसिद्ध आली हाई स्कूल की पुरानी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 31 दिसंबर 1914 हुई थी और इनकी कब्र अबू अली शाह कलंदर के प्रांगण में स्थित है और पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है। नगर में एक छोटा पार्क बनाया गया है जिसका नाम भी आली के नाम पर ही रखा गया है। नगर के मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कह जाते हैं और आज यह खैल बाजार में स्थापित है। यह नगर के मध्य में नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन का मकबरा, यह पानीपत के प्रमुख संत थे और अबू अली शाह कलंदर के समकालीन थे। शेख अलाउद्दीन शाबरी के अनुयायी थे। गुरु के खिलाफ पानीपत में रुके और उनका मकबरा जो है पानीपत के सनोली रोड पर स्थित है। मदरसाए गुंबदान, यह दो गुंबद अलग अलग इमारतें हैं। इनकी वास्तुकला के अनुसार यह मदरसा सल्तनत का है और यह पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाया गया है और शेख जलालुद्दीन की दरगाह के निकट है। यह इस मदरसे का अपना निर्माण और संचालन जिला मुजफ्फरनगर कांगला निवासी मौलाना इफ्तिकरुल हसन के प्रयासों से हुआ है। सलार फरूकी दोनों हाफिजी जमाला का मकबरा, यह मकबरा अबू अली शाह कलंदर के माता पिता का है और यह जो है मकबरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मशहूद शाह के समय में 1246 में बनाया गया। पानीपत का किला, यह किला कोई दुर्ग की शक्ल में नहीं दिखता, यह जो उत्तरी पूर्व भाग का एक हिस्सा लगता है। कुछ ईंटों के अवशेष यहाँ दिखाई पड़ते हैं और कालीन लेखक अब्दुल फजल की पुस्तक में भी इसका जिक्र है। ईंटों का उल्लेख है और इस किले पर ब्रिटिश काल में कुछ भवन हुआ करते थे और इसमें गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी और 1996 तत्कालीन सरकार के आदेश अनुसार काफी पुराने विदेश को गिरा करके पार्क का निर्माण यहाँ कर दिया गया और यहाँ पर नगर निगम लाइब्रेरी भी स्थापित किया गया है। श्याम जी का जो धाम है चुलकाना लोगों द्वारा कहा जाता है कि वनवास के समय पांडु पुत्र भीम और हडम्बा जो राक्षसों पुत्र घटोत्कच का पुत्र जो बर्बरिक है जिसको श्याम नाम से जाना गया है, उनका धाम यहाँ पर है और पूरे देश में केवल 2 ही धाम है श्याम के। पहला तो खाटू धाम राजस्थान में और दूसरा धाम चुलकाना में है जो कि दिल्ली की उत्तर दिशा में 70 किलोमीटर पर पानीपत के औद्योगिक नगर समालखा के दक्षिण में स्थित है। महर्षि चित्रकूट और लकीसर के नाम पर इस गांव का नाम चुलकाना रखा गया था और इस स्थान पर फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम सेवा समिति द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा मेले और दंगल का आयोजन किया जाता है जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपनी मांग जो है श्याम बाबा के पास रखते हैं और उनका निवारण भी पाते हैं। प्रगटेश्वर महादेव मंदिर जो है बहादुर गांव में है और नामकरण संत गणेशानंद गिरी ने प्रगटेश्वर महादेव धाम किया था। इस पर श्रावण फागुन माह में कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक किया जाता था, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग यहाँ पैदल चढ़ के कांवड़ चढ़ाते हैं। इस मंदिर का नामकरण जो है गणेशानंद गिरी प्रगटेश्वर ने किया था और वर्ष में 2 बार यहाँ मेले लगते हैं जहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। पानीपत से दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहादुर गांव है और यह जो मंदिर है प्रगटेश्वर महादेव मंदिर जो है यह 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और सन 1761 की लड़ाई जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठा सरदार सदाशिव भाऊ की सेना ने इसी गांव में पड़ाव डाला था और भाऊ ने इस
मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। गांव पाथरी में सीता माता का मेला, और यह मेला चैत्र व आषाढ़ मास के प्रत्येक बुधवार को लगता है, और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आकर मन्नतें भी मांगते हैं। दरवाजा शमशुद्दीन का मकबरा, शाह विलायती का मजार, और यह दरगाह सनोली रोड पर ही स्थित है। गोली शाह कलंदर के मुख्य शिष्य कौन थे? ख्वाजा शमशुद्दीन। उनकी मजार, और दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, और ताला लगा कर जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो ताला बिना चाबी हो जाता है। प्रेम मंदिर पानीपत में स्थित है। यह प्रेम सेवाएं एकता का महासंगम। इसका जो स्थापना सर्वप्रथम शहर लैया, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर की गई थी, और वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री शांति देव के द्वारा की गई थी। महाराज सुपुत्र श्री घनश्याम दास चंदना द्वारा 1920 में इसकी स्थापना लैया, जो पाकिस्तान में, वहां पर की गई। पानीपत के अतिरिक्त सोनीपत, बादलगंज, झज्जर, दुजाना और गुडियानी, कैथल और कानपुर में भी इसकी शाखाएं। वर्तमान में बाल ब्रह्मचारी श्री कांता देवी जी प्रेम मंदिर की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। फरवरी निवास यज्ञ किया जाता है, और प्रेम सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। बाबा जोत सचियार गुरुद्वारा जो है, इसके अंदर जो सचियार बाबा की समाधि है, और इस गुरुद्वारे की मुख्य विशेषता यहाँ है कि इसके हाल में जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, वहां पर साथ साथ हर मजहब के चित्र भी हैं, जो धार्मिक एकता का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा ब्लू जे, और यहाँ पर 24 घंटे लंगर की भी व्यवस्था है। ब्लू जे जो है पानीपत का दर्शनीय स्थल है। स्काईलार्क पानीपत का नया पर्यटन स्थल है। इसके बाद बात करते हैं उल्लेखनीय लोगों की। तो उल्लेखनीय लोगों में सबसे पहले नाम जो आता है देशबंधु गुप्ता का, जो कि स्वतंत्रता प्रचारक हैं, और 1901 से 1951 तक इन्होंने ये स्वतंत्रता प्रचारक का काम किया। अल्ताफ हाली जो एक कवि हैं और एक महान साहित्यकार हैं, जिनकी 31 दिसंबर 1914 को हुई थी। इनके नाम पे हाली पुरस्कार का आयोजन भी किया जाता है। वो अली शाह मुबाशिर हसन जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह संस्थापक हैं। आशीष कौर और जसवीर सिंह जो कबड्डी खिलाड़ी हैं, ये सब जो है पानीपत के सबसे या उल्लेखनीय लोग हैं, और महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, हिंदू के नाम पर मशहूर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पानीपत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।